Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Today date is 10th February 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand easily and you can understand the approach of solving the reading comprehension. तो ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आज का मेरा अगर एडिटोरियल की बात करूँ तो इसका टाइटल है सेज इंस्टांस। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल आपका इकोनॉमी पे बेस्ड पे है और इसका मीनिंग होता है सेज का समझदारी, वैसे संत वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये नॉलेज के लिए है, समझदारी के लिए है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? समझदारी। ठीक है, अब स्टांस का क्या मतलब? रवैया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्टैंड क्या है उनका, यानी कि एक समझदारी वाला स्टैंड, ऐसा बोल सकते हैं आप कि उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो समझदारी वाला। अच्छा, ये अब टाइटल पढ़ लिया, अब समझिए आप सब टाइटल दोनों समझोगे फिर एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइस स्टेबिलिटी, जो महंगाई बढ़ती जा रही है यानी प्राइस की स्टेबिलिटी रखनी है हमें। इज अ मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है, नाउन की फॉर्म में आया है। फॉर आ ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ यानी कि स्थायी। इकोनॉमी रिकवरी के लिए, यानी कि हम अगर इकोनॉमी की रिकवरी चाहते हैं, जो पेंडेमिक में कोविड-19 के लॉस हुआ था, ठीक है, अगर इकोनॉमी की रिकवरी चाहते हैं तो हमें प्राइस स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी ताकि टिकाऊ लेवल से यानी स्थायी लेवल से रिकवरी हो पाए। ठीक है, टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले वोकैब पर। मैं पहले वोकैब कराऊंगा। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि पहले हम वोकैब कराएंगे, वोकैब के बाद एरर के क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम मैं लिख देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अप्रोच समझना पड़ेगा। जैसे कि सीजीएल का रिजल्ट कल आ चुका है, आप लोगों का एकदम सिलेक्शन हो गया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट लिए, कट ऑफ भी बहुत कम गई है। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ कम गई है तो मेंस की भी कम जाएगी, लेकिन इतना मत समझना क्योंकि इसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि मेंस है, दूसरा है कि इसमें अब जीएस भी जोड़ दिया है, इंग्लिश भी जोड़ दिया है, इंग्लिश तो है ही ओबियसली, और रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पकड़ बना लो। इंग्लिश के अगर क्वेश्चंस हैं तो इंग्लिश के पूरा एकदम सही होना चाहिए, एकदम 100%, तब आपकी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है बेंचमार्क, यानी कि मानदंड, निर्देश चिन्ह। इसका मीनिंग ये हुआ एक स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड, यानी कि मान लीजिए मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई ये 1 किलो का है। अब जो भी मेजरमेंट करोगे, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, तो इसका मेजरमेंट इसी से करोगे कि फिर 1 किलो से ज़्यादा है या कम है, इससे ज़्यादा या कम है, यानी कि सबसे कंपैरिजन जो किया जाएगा वो 1 किलो से किया जाएगा। उसी को ही हम बेंचमार्क बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बेंचमार्क बोल दिया है तो हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एल्बिएट बहुत ही अच्छा वर्ड है, यद्यपि, तथापि या हालांकि या हाउएवर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्टीयर का मतलब अनुकरण करना। ठीक है, चलाया जाना, डायरेक्ट या गाइड या मैनुवर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है, यानी किसी चीज़ को चलाना एक तरीके से। स्टीयरिंग होती है, समझ गए, वही वाली चीज़। स्टक का मतलब अटका हुआ, धंसा हुआ होना या कॉट या फिक्स्ड होना किसी भी चीज़ में, या पकड़ा गया, बात एक ही है। अनवेवरिंग का मतलब जो ना हिले, यानी कि स्थायी रहे, यानी कि मजबूत, दृढ़, अविचल, यानी स्टीड फास्ट, अनशेकेबल, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोस्पेक्ट का मतलब आशा, भरोसा, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। एंकर का मतलब सहारा देना होता है, ठहराना होता है, रोकना होता है। आपने देखा होगा जो समुद्र होते हैं ना, उसमें जो बड़े बड़े शिप होते हैं, अब इसमें क्या होते हैं, हम अगर मान लीजिए हमारा क्या है, किनारा है, अब किनारे पे ला करके रोकने के लिए, क्योंकि पानी का फ्लो तो रहता है समुद्र में, तो ये आगे आगे बढ़ जाएगा, कहीं इधर उधर हट जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, हम रस्सी से बांध देते हैं और ये सब उसे हुक में लगा के रस्सी से बांध देते हैं, तो वो एंकर कहला गया, यानी कि इसको ठहराना, रोकना। ठीक है, समझ में आ गया, यानी फिक्स, फॉर्मली, स्टेबली। तो ये एंकर की मीनिंग है। कैसे हुए, समझ आ गए होंगे। डिसेपिटेट का मतलब होता है दूर हो जाना, छितराना, या डिस्पर्स, स्कैटर या स्प्रेड आउट। ये क्या है? तीनों इसके सिनोनिम है। अप ट्रेंड का मतलब प्रचलन में होना, तेजी से होना किसी भी चीज़ में, ठीक है, या ट्रेंड में होना। क्लियर है। फोरबोर्ड का मतलब भविष्य कहना, फोरटेल या प्रिडिक्ट, ये दोनों ही इसके सिनोनिम है।
टेम्पर का मतलब मिजाज होता है, स्वभाव होता है, नेचर होता है। टेम्पर का मतलब गुस्सा भी होता है, ठीक है, इसका टेम्पर बहुत हाई है ऐसे बोलते हैं ना, तो इरिटेट वाली कंडीशन ऐसा भी बोल सकते हैं, सिनोनिम बिल्कुल हो जाएगा इसका, ठीक है। कॉग्निजेंट का मतलब संज्ञान यानी कि नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, या कॉग्निजेंस भी आप बोल सकते हैं। रिजिलियंट का मतलब लचीला, लचकदार, इलास्टिक जिसको बोलते हैं, या स्प्रिंग भी बोल सकते हैं आप, ये दोनों ही सिनोनिम है इसके। अंडरपिन का मतलब मजबूत करना या टेक देना, या सपोर्ट फ्रॉम बीनीथ यानी नीचे से क्या करना, उसको सपोर्ट करना, हेल्प करना। रिबाउंड का मतलब पलटाव, ये पलटाव जिसको हम बोलते हैं, प्रतिक्रिया होता है, जैसे कि हमने बॉल को फेंका, वो टकराई, दोबारा आई, वो रिबाउंड हो गई, यानी बाउंस या स्प्रिंग, ठीक है, आप कोई भी बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम है। डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकाधीन या हैविंग द एबिलिटी टू एक्ट और डिसाइड, क्या एबिलिटी टू एक्ट या डिसाइड, या किसी काम करने को, डिसीजन लेने को जो क्षमता होती है नॉलेज की, ठीक है, उसे हम डिस्क्रिशनरी बोलते हैं, ठीक है। एक है बहुत ही अच्छा वर्ड है अनइक्विवोकल, ठीक है, ये है अनइक्विवोकल, इसका मतलब होता है अनइक्विवोकल का मतलब स्पष्टता या फिर स्पष्ट रूप से, या अनएम्बिगुअसली, यानी कि एम्बिगुअसली मतलब जिसका मीनिंग डिफिकल्ट हो, हम समझ नहीं पाए, या डबल मीनिंग रखे, ठीक है। और इसका, ठीक है, तो इसका अन लिख दिया तो इसका मतलब अनइक्विवोकली हो गया, यानी कि स्पष्ट रूप से जो मीनिंग क्लियर हो जाए। तो आई होप बहुत ही अच्छे वर्ड हैं ये भी और ये भी, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। असर्शन का मतलब दृढ़ कथन, दावा, अफर्मेशन, स्टेटमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टेलर्ड का मतलब तदनुकूल या अनुकूल, या ट्रिम करना, काट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना, परिस्थितियों के मुकाबले, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वर्ड या फिर सिनोनिम है मेड टू ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर पे कुछ चीज़ तैयार करना परिस्थिति के अनुसार ही। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान, यानी कि रिविटलाइजेशन या फिर रिवाइवल, ये दोनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है रिसर्जेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है ससेप्टिबल, आसानी से प्रभावित होने वाला या ग्रहणशील, ईजिली इम्प्रेस्ड इमोशनली, क्लियर है। बेडरॉक का मतलब मूल सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल, जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उसकी बात, ठीक है। तो ये सारी बुकैब थी, आई होप आपको एकदम बुकैब क्लियर हो गई होगी, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो पीडीएफ के लिए, तो वहाँ पे बुकैब और ये सारी पीडीएफ बिल्कुल, और प्रीवियस मंथ की, इवन दो आपको नवंबर से अब तक की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी अगर अब आप ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, इस तरह के सेशन मैं रेगुलर वे में लेके आऊँ आपको, तो एक बार लाइक कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ सेशन अच्छा लग रहा है। और चैनल पे जो क्या कहते हैं पुराने लोग, तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। अब चलते हैं हम एरर के क्वेश्चंस पर। एरर का क्वेश्चन कहता है नो सूनर बी एंटर, मतलब हमें देर भी नहीं हुई थी, जैसे ही हमने एंटर किया, देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, वह उठा और रूम उसने छोड़ दिया। एरर आपको बताना है इसमें क्या है। देखो मैं आपको बता दूं कि नो सूनर जब भी आ जाए तो सबसे पहली गलती तो आप ये पकड़िए, मैं दोबारा लिखता हूँ, नो सूनर जब भी आया है तो इसके साथ कोरिलेट वर्ड जो आएगा वो कौन आएगा, देन आएगा। एक होता है हार्डली, एक होता है बेयरली, इनके साथ हमेशा क्या आते हैं व्हेन, जैसे ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, ठीक है, वैसे ही आपको ये याद रखने हैं। अच्छा, जैसे ही हार्डली और नो सूनर हो, हार्डली हो, बेयरली हो, ये आ जाए तो इनके साथ इन्वर्जन केस चलता है। कौन चलता है, इन्वर्जन केस। इन्वर्जन का केस मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है, क्या आती है, सब्जेक्ट से पहले आती है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो होता अफर्मेटिव टेंस ही है, बट इसे ज़्यादा फोकस कराने के लिए रीडर को हमें इस तरह से इन्वर्जन केस में लिखना पड़ता है। तो नो सूनर वॉज बी एंटर्ड देन ही, और ये पूरा का पूरा पास्ट में है, तो आप यहाँ पे या तो देखो अगर यहाँ डिड लगाते हैं तो एंटर्ड नहीं एंटर होना चाहिए, तो डिड तो आ नहीं सकता, तो फिर हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा, और B3 आ जाएगी, यानी नो सूनर बी हैड, नो सूनर यहाँ पे आएगा, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, नो सूनर हैड बी एंटर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ गई, ठीक है, एंटर्ड जैसे हमें देर भी नहीं होती तब तक वो उठ के बाहर चल दिया। क्लियर हो गया। तो यानी कि एरर जो है हमारे फर्स्ट पार्ट में है।
इस वाले पार्ट में। क्लियर हो गया क्यों है, कैसे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इन्वर्जन केस लगता है, क्यों लगता है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज कार इज मोर बिगर देन डेट ऑफ एनी ऑफ अस, यानी कि जिसके पास भी हम लोगों के पास कार है उनमें से सबसे बड़ी उसकी कार है। ठीक है, अब आपको बताना है एरर क्या। बहुत आसान है, इस तरह के ही क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इसमें डबल कंपैरेटिव डिग्री का एरर है। यहाँ पे देखो ये कंपैरेटिव डिग्री बना दी इन्होंने और मोर भी लगा दिया, तो एरर हो जाएगा, यानी कि सेंस क्या हो जाएगा, गलत लेने लगेगा। इसलिए इसमें मोर ना आकर के केवल बिगर आएगा, यानी कि हीज कार इज बिगर देन डेट ऑफ एनी ऑफ अस। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, नहीं एरर जो है सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, मैं पुराने मित्र से मिला। व्हेन आई एम गोइंग, जब मैं ठीक है, जब मैं जा रहा हूँ टू द मार्केट, मार्केट जा रहा हूँ। देखो जब भी यहाँ से मुझे पता चल रहा है, मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर ये पहले तो येस्टरडे मीन्स पास्ट और यहाँ भी लिखा है पास्ट, और तो फिर ये प्रेजेंट कैसे आ गया, गलत है ना। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वॉज, यानी कि येस्टरडे आई मेट अ ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैं अपने मित्र से मिला। ठीक है, ठीक है, तो हमें 1 2 यानी सेकंड पार्ट में क्या है, एरर है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। समझ में आ गया, वॉज आ गया, क्यों आ गया, क्लियर हो गया होगा। दूसरा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें ना मैं इसी में से क्वेश्चन एक कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आप आंसर दे पाएँ, और जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में जाकर के देख ले सही आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ना एक रिक्वेस्ट ये है कि लाइक ज़रूर किया करो उस पोस्ट के लिए, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, मुझे पता चलेगा लोगों तक रीच पहुँच रही है और थोड़ा बेनिफिशियल भी है। मालूम पड़ा कि नहीं हो रहा है तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा और फिर मुझे रोकना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का हमारा एडिटोरियल फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेज स्टांस, इसका मतलब जो स्टैंड है, जो तौर तरीके हैं वो समझदारी वाले हैं। किस लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये टाइटल क्लियर हो गया। देखते हैं ये क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नाउन के फॉर्म में यूज हुई है यहाँ पे मस्ट, और ये क्या है आपका आर्टिकल फॉर अ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि अस्थायी लिख रहा हूँ, स्थायी। क्या मीनिंग होता है, स्थायी। ठीक है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर स्थायी इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि इकोनॉमी की रिकवरी के लिए हमें स्थायी प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। क्लियर हो गया। अब चलता हूँ मैं इसके इसके एडिटोरियल पर और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण रूल हैं ग्रामर के वो भी एक्सप्लेन करूँगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन टू रेज मतलब उठाने के लिए इट्स बेंचमार्क का मतलब जो होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, पॉलिसी रेट येट अगेन, कि जो पॉलिसी रेट है उनका जो स्टैंडर्ड है कि यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, इससे ऊपर बढ़ गया तो भैया इन्फ्लेशन आ गया, इससे नीचे गया तो क्या होगा, रिसेशन आ गया। उस बेंचमार्क की बात हो रही है, तो उसको क्या हुआ, उनको रेज का मतलब होता है उठाना। क्या मतलब होता है, उठाना, ध्यान देना। ठीक है, डिसीजन क्या था, उठाने का। बेंचमार्क पॉलिसी रेट येट का मतलब फिर से, अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, यानी कि अब तक के लिए वो होता है, ये भी चेंज आता है। एल्बिएट का मतलब हालांकि, बाय अ स्मॉलर क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या कहना चाह रहा है, हालांकि स्मॉलर क्वार्टर, जो क्वार्टर का मतलब हिस्से में है ना परसेंटेज, वो हल्का सा परसेंटेज में बाज उठाएंगे क्वार्टर में। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ये दर्शाता है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसे फिर से थोड़ा हटा देता हूँ और हाईलाइट करता हूँ तो ज़्यादा विजिबल होगा आपको अच्छे से। ठीक है ना, जिससे कि आप एकदम समझ पाएँ। तो रिफ्लेक्ट्स आ गया। ठीक है, वेलकम रिजॉल्व इन स्टेइंग कमिटेड टू एंश्योर ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये जो अगर हम डिसीजन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उठाने का बेंचमार्क पॉलिसी रेट को, ठीक है, ये दर्शाता है टू आप वेलकम रिजॉल्व, कि हम इसका स्वागत करेंगे। रिजॉल्व मतलब ये समस्याएं हैं प्राइस की अनस्टेबिलिटी वाली, ठीक है, रिजॉल्व हो पाएंगी इन स्टेइंग कमिटेड, जो कमिट किया हुआ है कि हम इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, उसमें कमिट को स्टे रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एंश्योरिंग ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, की जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना उसको स्थायीकरण करना है, उसको रोकना है, ताकि इन्फ्लेशन बहुत हाई ना बढ़े और बैलेंस बनी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, जो कमिट करती है यानी कि गवर्नमेंट वही चीज़ करना चाह रहे हैं। आगे देखिए,
गिवन डैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज प्राइमरी मैंडेट इज टू स्टीयर इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन टूवर्ड्स आ 4% टारगेट। अब पहले इस क्लॉज का मीनिंग समझिए, क्लॉज बाई क्लॉज समझेंगे फिर ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। ठीक है, ये देखिए कि गिवन ये दिया हुआ है डैट की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, जो मॉनेटरी है मतलब धन से संबंधित यानी पैसे से संबंधित, पॉलिसी कमिटी जो है प्राइमरी मतलब मुख्य तौर पर, मैंडेट मतलब जरूरी है, इज टू स्टीयर का मतलब उसका संचालन कर पड़े, संचालन करे या चलाए क्या, रिटेल इन्फ्लेशन, ये फुटकर महंगाई जो है, जैसे हम लोग जो हैं फुटकर महंगाई, ऐसे थोड़ी हम बहुत सारी बल्क में चीज़ खरीद रहे हैं और वो हमें महंगी पड़ रही है, ऐसा हमें कुछ नहीं है। हम तो एक मान लीजिए अगर मैं चीनी लेने जाऊंगा तो 1 किलो लेने जाऊंगा ताकि मेरा ठीक है खर्चा चल सके। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं 1 ट्रक लेने जाऊं, वो अलग होती है, वो होलसेल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, ये देखिए स्टीयर रिटेल इन्फ्लेशन टूवर्ड्स आ 4% टारगेट, कि इनका जो मानना है, ये मैंडेट है, प्राइमरी मैंडेट ये है कि जो इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन वो कितना रहे, लगभग 4%, ये टारगेट है इनका ऐसा। तो इसके लिए ये कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ की बात हो रही है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, एंड और डेट कोर प्राइस गेन हैव स्टक अबव और ऑलमोस्ट 6% फॉर द 20 मंथ्स। ये समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एंड डेट की कोर प्राइस गेन, जो कोर प्राइस है मूलभूत फंडामेंटल या कि बेसिक प्राइस है वो ही रहे, हैव स्टे स्टक, स्टे मतलब रुके रहे, स्टक का मतलब फिक्स होकर के, अबव इससे ऊपर, ये ऑलमोस्ट एट 6% लगभग 6% पे, फॉर 20 मंथ लगभग 20 मंथ। द रेट सेटिंग पैनल वोटेड बाय आ 4 और 2 मेजॉरिटी टू कंटिन्यू टाइटनिंग द पॉलिसी, कि जब वोट किया गया, रेट मतलब देखा गया कि जो रेट है उसको सेट करने के लिए उनके पैनल में जो भी अधिकारी थे उन्होंने जब वोट किया तो 4 से 2 लोग मेजॉरिटी जो थी कंटिन्यू टाइटनिंग द पॉलिसी, उन्होंने ऐसा वोट दिया कि जो पॉलिसी है उनको और भी टाइट किया जाए जिससे कि क्या हो, ये चीज़ बैलेंस बनी रहे। ठीक है, अब आगे देखें, गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फेसाइज्ड the significance of MPC's unwavering focus on inflation when he noted that medium-term growth prospect would be best strengthened by keeping inflation expectations anchored and breaking the persistence of core inflation। सेंटेंस बड़ा है, इसे मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ से देखिए, गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है जोर देना, द सिग्निफिकेंस क्या महत्वपूर्ण, ऑफ एमपीसी, ठीक है, एमपीसी पर अनवेवरिंग फोकस ऑन इन्फ्लेशन। देखो एमपीसी का मतलब होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें कमेटी के जो मेंबर है, अनवेवरिंग मतलब स्थायी, फोकस ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। व्हेन ही नोटेड जब उन्होंने ध्यान दिया, डेट मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब उम्मीद है, वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथेन, कि जो मीडियम टर्म ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बाय कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, जब हम जो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन जो उम्मीद है एंकर हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। ब्रेकिंग द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगा, ब्रेक मतलब तोड़ना, परसिस्टेंस में लगातार ऑफ कोर इन्फ्लेशन, जो बेसिक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है जिससे कि वो टूट जाएगी, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, देखो ये क्या कहा गया है कि दैट इन्फ्लेशन जो महंगाई है रिमेन्स मतलब रहती है, द की रिस्क, काफ़ी रिस्क रहता है, मुख्य रिस्क टू द ग्रोथ आउटलुक, कि ओवरऑल अगर आउटलुक देखें उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब हालांकि, द ईजिंग जबकि ईज किया गया है, थोड़ा सरलता की गई है, इन द हेडलाइन मतलब प्रिंटेड फॉर रिटेल, की जो प्रिंट के हैं उस रिटेल में, रिटेल स्तर पर यानी कि जो देते हैं चीज़ें फुटकर तौर पर, तो उसके जो प्राइस गेन ओवर नवंबर में एंड दिसंबर थोड़े से कहीं ना कहीं गेन होते हुए दिखाई दिए, बढ़ते हुए दिखाई दिए, थोड़ी सी उसमें ईज की गई, फिर क्या की गई, ईज की गई मतलब थोड़े उसमें रिटेल कोशिश की गई कि इसे कम किया जाए रिटेल प्राइस को। वॉज स्ट्रेस बाय द एमपीसी, यही स्ट्रेस यानी यही फोकस
स्ट्रेस मतलब फोकस के लिए बाय एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर थे शक्तिकांत दास ने बोला कि इस पे की फोकस रखो अभी, कि इन चीज़ों पे मतलब ज़मीनी स्तर पर जो है महंगाई ना बढ़नी चाहिए। अगर ज़मीनी स्तर पर महंगाई बढ़ी तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आउटलुक जो है वो प्रभावित होता है ग्रोथ का। द पैनल पॉइंटेड टू द डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस इन द एंड 2022 एंड द कॉशन सतर्कता दिस ट्रेंड कुड बी लाइकली डिसिपेटेड एज समर अप्रोचेज द प्राइस हार्डन। ये क्या कहना चाह रहा है? द पैनल ने पॉइंट किया, ठीक है, ये डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइस की, डिफ्लेशन का मतलब होता है थोड़ी सी महंगाई कम होना, ठीक है। वेजिटेबल प्राइसेस में इन द एंड ऑफ 2022 की बात हो रही है, जैसे दिसंबर के महीने नवंबर के महीने प्राइस कम हुए। एंड कॉशन का मतलब होता है सतर्कता, सचेत, दैट दिस ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड है, कुड लाइकली डिसिपेट का मतलब फैल जाना, बेकार हो जाना, यानी कि महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। एज समर अप्रोचेज, जो समर मतलब गर्मी आ रही हैं, ठीक है, अप्रोचेज मतलब आना, एंड प्राइस हार्डन, प्राइस फिर से हार्ड हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर की फोकस रखना है हमारे जो एमपीसी के मेंबर हैं उनको। क्लियर है? आगे देखिए, कमोडिटी प्राइस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शो अपवर्ड प्रेशर ग्लोबली गिवन द लिफ्टिंग द मोस्ट कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलरली इन चाइना। ये क्या कहना चाह रहा है कि कमोडिटी मतलब जो सामान है उसके प्राइस आर आल्सो एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू सी अपवर्ड प्रेशर ग्लोबली, कि उसकी प्राइस जो है बढ़ सकते हैं, प्रेशर है ग्लोबली क्योंकि रिसेशन फैला हुआ है। गिवन द लिफ्टिंग द मोस्ट ऑफ कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, की जो लिफ्टिंग मतलब उठाने हैं, ठीक है, कोविड से रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, पाबंदियां थी, उनको अब हट रही हैं, पर्टिकुलरली इन चाइना। अगर बात करें विशेष तौर पे चाइना में जो कोविड से रिलेटेड पाबंदियां थी वो हट रही हैं क्योंकि काफ़ी महंगाई बढ़ने वाली है। आगे देखें, स्पेसिफिकली in the recent uptrend in the Brent figures that the intensifying Ukraine conflict forwards the possibility that oil cost may well upset RBI assumption of an average price $95 per barrel for the India crude basket। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये भी काफ़ी बड़ा मैटर है कि विशेष तौर पे अगर हम देखें रिसेंट अप ट्रेंड, जो अप ट्रेंड है, ठीक है, यानी प्रचलन में है इन ब्रेंट, ठीक है, ब्रेंट फ्यूचर एज एंड इंटेंसिफाइंग, मतलब इसकी तीव्रता बढ़ रही है। किस चीज़ की? यूक्रेन कन्फ्लिक्ट फॉरवर्ड, जो यूक्रेन है उसका जो कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, फॉरवर्ड का मतलब दर्शाता है या बताता है पहले से ही पॉसिबिलिटी, संभावना, दैट की ऑयल कॉस्ट जो है मे वेल अपसेट हो सकती है, यानी बढ़ सकती है। आरबीआई अजम्पशन, आरबीआई का जो अजम्पशन है, अनुमान है, ऑफ एन एवरेज प्राइस ऑफ $95 पर बैरल हो सकती है इंडिया के क्रूड बास्केट में, यानी कि इंडिया को जो क्रूड ऑयल मिलेगा वो $95 रुपये का एक बैरल मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है। आगे देखें, एमपीसी डिसीजन टू रेज रेट बाय आ मार्जिनल स्मॉलर 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, बीपीएस बोल दिया इसको, दिस टाइम फॉलोइंग इट्स दिसंबर डिसीजन टू टेम्पर द tightening 35 bps यानी बेसिस पॉइंट्स आफ्टर 3 straight half percentage point increases shows it is cognizant of growth retarding challenges that rising credit cost could pose to the ongoing post pandemic recovery। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, 4 लाइनों का है, ठीक है, लेकिन हम इसे क्लॉज बाई क्लॉज समझने की कोशिश करेंगे, आसानी समझ पाएंगे। एमपीसी का डिसीजन टू रेज मतलब उठाने का, रेट जो भी रेट है बेसिकली यहाँ से देखिए कि जो रेट्स हैं मार्जिनली मतलब थोड़े मामूली तौर पे स्मॉलर 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, दिस टाइम फॉलोइंग दिसंबर, अगर डिसीजन जो दिसंबर का डिसीजन टू टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करना, उसका मिजाज टाइटनिंग 35 बेसिस आफ्टर द 3 straight half %। अगर 35 पॉइंट बेसिस बढ़ाने की बात हुई डायरेक्टली तो 0.5% ऑफ इंक्रीज पॉइंट जो है जितने आधे % बढ़ जाएगा। शोज इट कॉग्निजेंट का मतलब होता है उसके ज्ञान से संबंधित, विवेक से संबंधित, ऑफ द ग्रोथ रिटार्डिंग, यानी ग्रोथ जो है क्योंकि पीछे हट रही थी, रिटार्डिंग मतलब पीछे हटना यानी कम हो रही थी,
चैलेंजेस, जो हमारे सामने चैलेंज है ग्रोथ के पीछे हटना यानी कम होना। राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, जो क्रेडिट कॉस्ट है ठीक है बढ़ना। एंड कुड पोज टू ऑनगोइंग पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, यानी कि पैंडेमिक का मतलब जो महामारी हुई थी कोविड-19 की, उसके बाद, पोस्ट का मतलब बाद में, जो चल रही है अभी भी, वो हमें कहीं ना कहीं ये चैलेंज डालती है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हर्ट हो रही है, वो पीछे हट रही है, हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लोगों को महंगाई ज़्यादा हो गई तो लोगों का पैसा और कहीं खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं इस वाले सेंटेंस में। क्लियर हो गया। अब हम मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस। आगे देखिए, स्टिल द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्रूव्ड मोर रिजिलियंट अंडरपिन बाय रिबाउंड इन डोमेस्टिक डिमांड स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हैज़ प्रोवाइडेड अ डिग्री ऑफ कंफर्ट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कहना चाह रहा है कि स्टिल मतलब अभी भी, फैक्ट जो सच्चाई है डैट की इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्रूव्ड मोर रिजिलियंट, इससे हमें ये पता चल रहा है, प्रूव हो चुकी है इंडियन इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट है, लचीलापन है इसमें। अंडरपिन जिसको सपोर्ट करना है बाई आ रीबाउंड, जिससे कि वो प्रतिक्रिया कर पाए इन डोमेस्टिक डिमांड, कि हमारे देश में डोमेस्टिक रूप देश मतलब देश की बात करोगे तो डोमेस्टिक आएगा, यानी देश में क्या होना चाहिए, वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस, अगर कॉन्टैक्ट रूप से हम कोई काम करते हैं वो सर्विस बहुत फास्ट से बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े। एंड डिस्क्रिशनरी जो विवेकापूर्ण है स्पेंडिंग, और जो हम स्पेंड करें खर्च करें वो सोच समझ के करें। हैज़ प्रोवाइडेड अ डिग्री कंफर्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी मेकर, ये चीज़ें अगर ऐसी चलेंगी इंडिया के अंदर, ठीक है डोमेस्टिक लेवल पे, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के मेकर हैं, बनाने वाले हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, कंफर्ट मिलने वाला है, जिससे कि वो पॉलिसी को अच्छे रूप से बना पाएंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि डोमेस्टिक फॉर्म में हमें ज़्यादा खर्च करना चाहिए, तभी चीज़ें संभल पाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, देश वॉज मैनिफेस्ट दियर अपग्रेड टू द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ द कमिंग फिजिकल ईयर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस वॉज मैनिफेस्ट का मतलब दर्शाता है, इन देयर अपग्रेड मतलब ऊपर करना, टू द जीडीपी ग्रोथ के लिए, फोरकास्ट मतलब पहले से बताना, भविष्यवाणी करना, फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर पहले की 2 क्वार्टर जो हैं ऑफ कमिंग फिजिकल ईयर, जो साल आ रही है 24 वाली, उसमें 23-24 वाली यानी 23 की बोलेंगे, उसमें 2 क्वार्टर तक यानी 6 महीने तक क्या होगा, उन्होंने ग्रोथ करने की बात की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सर्विसेज हैं उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो जीडीपी में काफ़ी हेल्प होगी। आगे देखें, वाइल द आरबीआई रेज इट्स ग्रोथ आउटलुक फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 to 7.8%, a sizable 70 basis points up from its projection in December। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से देखिए, वाइल आरबीआई रेज्ड मतलब उठाया, इट्स ग्रोथ आउटलुक, ग्रोथ मतलब जो पूरी की पूरी ग्रोथ है, फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है, टू कितनी थी 7.8% की बात की गई है। यह पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ होने वाली है वो इतनी परसेंटेज होने वाली है। साइजेबल 70 बेसिस पॉइंट्स अप फ्रॉम प्रोजेक्शन इन दिसंबर, कि दिसंबर में जिससे से स्टार्ट हुआ उस हिसाब से बता रहे हैं कि 70 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीजमेंट होगा, अगर जिस हिसाब से इनका एक उम्मीद है, जिस हिसाब से अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, यह ग्रोथ चल रही है। आगे देखें, इट लिफ्टेड इट्स Q2 प्रोजेक्शन बाय 30 बेसिस टू 6.2%। मिस्टर दास अनइक्विवोकल असर्शन जोड़ दिया स्पष्ट रूप से, द मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी टेलर्ड टू एंश्योरिंग द ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन, rightly echoes the recent blog post by 3 IMF economists who warned that central bank need to stay resolute as the premature losing of policy risk a sharp resurgence in the price gain that could leave countries susceptible for the future to future shocks। ये क्या कहना चाह रहा है कि इन्होंने बोला है कि लिफ्टेड किया, हटाया गया Q2 प्रोजेक्शन 30 बेसिस पॉइंट्स टू 6.2% की बात हो रही है। मिस्टर जो दास हैं, हमारे शक्तिकांत दास गवर्नर, उन्होंने
अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट रूप से, असर्शन मतलब जोड़ दिया असर्शन, डेट मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी टेलर्ड, उसको ट्रिम करना है, छाटनी कटनी है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, एंश्योरिंग जिसे सुनिश्चित हो पाए ड्यूरेबल डिस इन्फ्लेशन, कि जो अभी इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल कंट्रोल हो सके। राइटली हाल फिलहाल में इकोज रिसेंट ब्लॉग पोस्ट 3IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, विशेषज्ञ हैं, हु वॉन, उन्होंने चेतावनी दी दैट सेंट्रल बैंक जितनी भी हैं नीड टू स्टे, रहना चाहिए, रिजोल्यूट का मतलब पक्के, एज प्रीमेच्योर लूजिंग, कि प्रीमेच्योर यानी पहले से ही, लूजिंग का मतलब ढीला होना, और पॉलिसी रिस्क, एज शार्प रिसर्जेंस, शार्प मतलब तेजी से, रिसर्जेंस का मतलब फिर से प्रोत्साहन करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, प्राइस गेन, डेट कुड लीव कंट्रीज ससेप्टिबल, जिससे अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कंट्री में संभावना है, ससेप्टिबल है फॉर फ्यूचर शॉक, कि आगे संभावना है कि कंट्री के लिए नुकसान हो सकता है अगर ऐसा करते हैं, वो बढ़ाते हैं तो, यानी कि उन्हें अभी स्टे रहना है अकॉर्डिंग टू IMF के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे सेंटेंस क्या कह रहा है। अल्टीमेटली आखिरकार द प्राइस स्टेबिलिटी इज एंड मस्ट रिमेन द बेडरॉक फॉर आर ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ से देखिए, अल्टीमेटली आखिरकार द प्राइस स्टेबिलिटी जो है इज और मस्ट रिमेन द बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब होता है मूलभूत या फंडामेंटल प्रिंसिपल, फॉर ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ इकोनॉमी रिकवरी, कि हमें प्राइस को अगर बैलेंस बना के रखें अभी तो हमारी जो रिकवरी है इकोनॉमी की बहुत तेज़ी से होगी, बहुत अच्छी होगी, यही ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल था, आर्टिकल मतलब एडिटोरियल कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियो लाने के लिए मैं डेली बेसिस पे लेके आता हूँ। और मैं अभी जो बुक है, ठीक है, वो मैं आपको दूंगा PDF वाइज, और जिसमें सारे जो नवंबर से लेके अब तक और भी जो मोस्ट बुकैब होगी अच्छी, उसके सिनेरियो में होंगे, इसके हिंदी में लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन होगी, वो सब मिलने वाली है उसी में, ठीक है। और मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।